नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं विच इज एंटी डायबिटिक थेरेपी, और जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों का ट्रीटमेंट। ठीक है, तो हमने डायबिटीज के कॉजेज क्या पढ़े थे दीशान? शाबाश, और वो क्या करा रही थी? इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो क्या कराती है? टाइप 2 डायबिटीज। हाँ, आप समझ नहीं पा रहे शायद मेरे सवाल को। और दूसरा कॉज क्या था डायबिटीज का, या टाइप क्या था? हाँ, विच अल्टीमेटली लीड्स टू type 1 diabetes, which is insulin insufficiency. तो from the diabetic जो diabetes mellitus का lecture था, we understood that there are two types of diabetes mellitus, which is type 1 and type 2. Type 1 was basically due to insulin बिल्कुल ही थी ही नहीं, ठीक है, insulin insufficiency, while the type 2 was due to what? Insulin resistance. Before coming up to the pharmacological treatment, टाइप 1 इवन टाइप 2, ज्यादातर जो है वो हम टाइप 2 वालों को रिकमेंड करते हैं, लेकिन टाइप 1 वालों को भी क्या कहा जाता है कि आपने जो पहली जो हमारा एक डॉक्टर का इंटरेक्शन होता है विद डायबिटिक पेशेंट, यू विल काउंसिल देम फॉर व्हाट? यू विल काउंसिल देम फॉर वेट लॉस, स्पेशली टाइप 2 वालों को। यू विल काउंसिल देम फॉर एक्सरसाइज। यू विल काउंसिल देम फॉर डाइट, कि भाई आपने हाई शुगर नहीं लेना है, आपने हाई लिपिड कंटेंट की चीजें नहीं लेनी है, आपने जो है वो क्या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें लेनी है, आपने प्रोटीन ज्यादा लेना है, आपने फाइबर ज्यादा लेना है। ठीक है भाई, वेजिटेबल्स और मीट और ये सब चीजें, मीट भी कौन सा? व्हाइट मीट, मतलब चिकन वगैरह ज्यादा इस्तेमाल करना है एज कम्पेयर टू रेड मीट। ठीक है भाई, रेड मीट खराब होता है क्योंकि लिपिड को वो बहुत डीरेंज करता है। ठीक है, अच्छा, एक ये बात हो गई डाइट की काउंसलिंग की। दूसरा आपने क्या काउंसलिंग की इस्माइल? एक्सरसाइज के बारे में काउंसलिंग की। तीसरा आप उनको क्या काउंसलिंग कर रहे हो तो डायबिटिक पेशेंट्स को, कि डायबिटिक पेशेंट्स को दो तीन और चीजें चाहिए होती हैं उनकी, जो है वो अगर क्रोनिक हिस्ट्री है तो उनको क्या आई स्क्रीनिंग उनकी होनी चाहिए, जो स्लिट लैंप एग्जाम है फॉर कैटरेक्ट, फॉर रेटिनल चेंजेस। उनकी लिपिड प्रोफाइल होनी चाहिए जो कि बहुत जरूरी होती है, ताकि क्यों डायबिटिक्स में क्या होता है, लिपिड डीरेंजमेंट्स बहुत कॉमन होती है। और हमने पढ़ा था, याद है, अगर ग्लूकोज कोलेजन को डैमेज करता था, एंडोथेलियम को डैमेज करता था, वहां पे जाके क्या जमा होती थी? एलडीएल। तो और ज्यादा क्या करती थी उस चीज को? प्रोग्रेस करती थी। किसको? जो एथेरोस्क्लेरोसिस वाले सिम्टम्स थे। तीसरा हम डायबिटिक्स को किस बारे में काउंसिल करेंगे? फॉर हाइपरटेंशन, कि भाई ब्लड प्रेशर को आपने मेंटेन करना होता है। इसके अलावा उनको हम रिकमेंड करते हैं कि आप लोग HbA1c करा लिया करें एवरी 3 to 5 months के। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब हम मूव ऑन होते हैं टुवर्ड्स द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आफ्टर डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है भाई, तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन टाइप 1 डायबिटिक्स क्या होता है? जो एक ही चीज यूज होती है ज्यादातर, which is what? Insulin replacement. Because from the previous lectures, we came to know that the primarily pathology in the type 1 diabetics is what? Insulin deficiency. ठीक है, तो इंसुलिन हम रिप्लेस कर रहे होते हैं। एंड इंसुलिन हम कैसे रिप्लेस करते हैं उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इंसुलिन के टाइप्स को। और बहुत आसान होते हैं इंसुलिन के टाइप्स। किस तरह से? उनके मूड ऑफ एक्शन, नॉट स्ट्रिक्टली सॉरी मूड ऑफ एक्शन, उनके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, उनके पीक लेवल्स और उनके प्लाज्मा लेवल्स पे हमने उनको डिवाइड किया हुआ है 3 से 4 किसमें? टाइप्स में। सबसे पहले कौन सी आती है? रैपिड एक्टिंग। दूसरे पे क्या आती है? शॉर्ट एक्टिंग। तीसरे पे क्या आती है? इंटरमीडिएट। और चौथे पे क्या आती है? लॉन्ग एक्टिंग। फॉर स्टेप 1, फॉर फाइनल ईयर, 4th ईयर, आपको बेसिक्स ही पता होनी चाहिए। इफ समवन वांट्स टू लाइक अच्छा सा पढ़ने के लिए, तो ही कैन लाइक रेफर टू लिपिन कोड, वहां पे बहुत अच्छी लिखी हुई है इंसुलिन के बारे में। बट मैं कोशिश करूंगा सब चीजें आप लोगों को पढ़ा दूं। तो बहरहाल, अब क्या था, जो रेगुलर इंसुलिन है ना, और जो इंटरमीडिएट है हमारे पास, ये बहुत काम वाली इंसुलिन है। जो कि शॉर्ट एक्टिंग थी बेसिकली, उसके एग्जांपल में क्या है हमारे पास? रेगुलर इंसुलिन है। ठीक है, और जो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन थी उसके पास हमारे पास कौन सी है? NPH के नाम से आती है। हम इनको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि दीज आर वाइडली यूज्ड इंसुलिन, जो कि बहुत ज्यादा यूज होती है। दूसरे एग्जांपल्स के नाम आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, तो द शॉर्ट एक्टिंग इज रेगुलर इंसुलिन,
और इसका मूड ऑफ एक्शन किस तरह से होता है, या पीक एक्शन इसका विद इन 30 मिनट्स के स्टार्ट हो जाता है और 2 आवर्स तक मैक्सिमम चल रहा होता है, इससे ज्यादा इसका एक्शन नहीं चलता, किसका, रेगुलर का। एंड एनपीएच इज अबाउट 12 आवर्स हमारे प्लाज्मा में रह रही होती है, और उसके एक क्या होते हैं, एक क्या बोले कि एक स्मूथ लाइन में उसका इफेक्ट चल रहा होता है। रेगुलर इंसुलिन किस तरह से होती है, ऐसे पीक करते हैं लेवल्स और फिर कम हो जाती है। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई। थैंक यू फॉर द वर्ड। सस्टेन्ड एक्शन होता है किसका, एनपीएच का, जो कि हमारी इंटरमीडिएट है। और जो हमारी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, जिसमें हमारे कौन से एग्जांपल्स आते हैं, हाँ, ग्लार्गीन है हमारे पास, डेटा मेयर है, इस तरह से कुछ नाम आते हैं। उनका क्या होता है, उनका 12 टू इवन 18 to 24 आवर्स तक इफेक्ट चले जाते हैं। ठीक है, वो हमारी क्या है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। तो अब हम आते हैं प्रैक्टिकली चीजों को लेके। तो देखो भाई, होता क्या है, रेगुलर इंसुलिन के दो यूजेस हैं। एक तो क्या, दिस इज यूज्ड इन आईवी फॉर्म, regular insulin which is also short insulin, it is used in IV form कब, जब हमारे पास पेशेंट आ रहा होता है कौन सा, DKA का, सही है। और दूसरा रेगुलर इंसुलिन यूज होती है कहाँ पे, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जब वो खाना खाते हैं तो जो इंसुलिन सॉरी ग्लूकोज की पीक आ रही होती है ना, वहां पे ये रेगुलर इंसुलिन बड़े काम की होती है। क्यों, शॉर्ट एक्टिंग थी, इसकी पीक जल्दी आ जाती है, ऑनसेट जल्दी होता है। ठीक है, और एनपीएस का ज्यादातर क्या यूज होता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि पूरा टाइम क्या होती है, सस्टेन्ड रहती है। तो इसका असर क्या होगा कि हम जो लॉन्ग टर्म इंसुलिन थ्रू आउट द डे कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो थ्रू एनपीएस के कर रहे होते हैं। अब हम रेगुलर क्यों नहीं यूज कर रहे भाई, बिकॉज जाहिर सी बात है, पेशेंट बार बार तो नहीं इंसुलिन लगा रहा होगा ना, उसको दिन में 2 बार लगाए या 1 बार लगाए। दूसरा, हम बार बार यूज क्यों नहीं कर रहे भाई, खाना तो वो 2 या 3 टाइम मैक्सिमम खाता है ना। अब उसको हमने 11 बजे रेगुलर इंसुलिन लगाने को बोल दिया, तो हो सकता है उसके एक्शन की वजह से वो क्या डेवलप कर सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया। तो इसकी वजह से जो मोस्ट कॉमन अवेलेबल जो मार्केट में क्या है इंसुलिन अवेलेबल है, वो क्या होती है, वो कंबाइन होती है कितनी, 30% रेगुलर इंसुलिन एंड 70% एनपीएच होती है, जो सब यूज कर रहे होते हैं। आपके घर में भी अगर कोई डायबिटिक होगा तो वो ये यूज कर रहा होता है ज्यादातर में। और वो किस तरह से यूज कर रहे होते हैं, 2 टाइम्स डोज यूज कर रहे होते हैं, और कब यूज कर रहे होते हैं, बिफोर द मील्स। ठीक है, 5-10 मिनट बल्कि 15 मिनट पहले मील से वो क्या कर रहे होते हैं, दिस इंसुलिन यूज कर रहे होते हैं, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 70% एनपीएच, 30% रेगुलर। ये सब आपके इरफान मसूद में लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो फिक्र ना करें। ठीक है, तो ये हम क्या दे रहे होते हैं, और क्या कर रहा है रेगुलर यहाँ पे, वो जो खाना खाने के बाद जो पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज आएगा उसको कम करेगा, और एनपीएच क्या करेगा, वो शाम तक उसको असर दे रहा होगा, शाम में वो दोबारा इंसुलिन लगाएगा। ठीक है, एक ये बात समझ में आ गई। अब एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में समझा दूं आप लोगों को कि इंसुलिन के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। भाई हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है, भाई वेट गेन हो सकता है, इसके अलावा क्या हो रहा होगा, मसल लॉस नहीं, इसके अलावा जो इंसुलिन साइट है ना, जब वहां पे लगा रहे होते हैं तो क्रोनिकली उन पेशेंट्स की क्या होती है, वहां पे डिस्ट्रॉफी हो रही होती है। हम क्या बोलते हैं, थाई में लगाओ या एब्डोमेन में लगाओ, तो वहां पे क्या इंसुलिन साइट पे लाइपोडिस्ट्रॉफी हो रही होती है, लिपिड का ब्रेकडाउन और डिस्ट्रॉफिक लिपिड जमा हो रही होती है। ये एक साइड इफेक्ट है। और डू यू नो, आफ्टर दी लाइक 5 to 10 years ऑफ यूज, एक पेशेंट एक ही जगह पे कर रहा होता है, एक ही जगह पे, वहां पे फिर एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है। तो डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं कि अब आप थोड़ी साइड चेंज कर लो। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब हम एक चीज डिस्कस करेंगे, इस्माइल, चलो अहमद के पास एक पेशेंट आए हैं सुबह, जो है वो लाइक ओपीडी में आए हैं उनके पास, हु इज लाइक क्रोनिक डायबिटिक, टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट है, जो कि इंसुलिन थेरेपी पे थे। अब अहमद के पास आए हैं, वो बोल रहे हैं कि जब भी मैं सुबह 6 बजे उठ के अपनी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कराता हूँ तो वो बढ़ी हुई होती है, हालांकि मेरी डाइट भी ठीक है, इंसुलिन का डोज भी वही है, मेरे साथ क्या मसला हो रहा है डॉक्टर साहब ये। तो अहमद क्या बोलेंगे भाई, सब सेम है, सब सेम है, यही एनपीएस प्लस रेगुलर। तो अहमद
डॉक्टर अहमद हमारे बहुत अच्छे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, उनको किस तरह से अप्रोच करेंगे, वो बोलेंगे कि उन पेशेंट को समझाएंगे कि इसके दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो रीजन ये हो सकता है कि आप क्या ले रहे हो, इंसुलिन का डोज क्या ले रहे हो, कम ले रहे हो, या फिर इंसुलिन का डोज क्या हो भाई। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, शायद माइक का जो है वो चार्ज खत्म हो गया था। आवाज ठीक आ रही है सबको? सिर्फ एक बार ओके बोल दें तो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। अच्छा, हम क्या डिस्कस कर रहे थे, तो अहमद कैसे इस पेशेंट को अप्रोच करेंगे। अहमद बोलेंगे कि भाई इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो रीजन ये हो सकता है कि आपका जो है वो ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, लेट नाइट में सीक्रेट होता था ना जब पेशेंट स्लीप में होता है, ठीक है, डीप स्लीप में। तो उस ग्रोथ हार्मोन की वजह से क्या होगा, अहमद बहुत अच्छे डॉक्टर है हमारे, वो डायरेक्टली इंसुलिन डोज नहीं बढ़ा देंगे, वो पहले रीजन की तरफ जाएंगे। तो क्या करेंगे वो, पेशेंट को क्या बोलेंगे, इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो आपका ग्रोथ हार्मोन जो लेट नाइट में बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका ग्लूकोज बढ़ रहा है और इंसुलिन डोज आपका एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरा क्या, कि एक और रीजन ये हो सकता है कि आपका इंसुलिन डोज ऑलरेडी ज्यादा है, और वो क्या होता है रात को 3-4 बजे क्या कराता है, आपके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया करा रहा होता है, और उसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, आपके जो बॉडी के एंटी जो भी उसके अफेक्ट्स है वो दिखा रही होती है, और आपकी बॉडी क्या कर रही होती है, इंक्रीज ग्लूकोज करा रही है। इस वजह से आपको क्या मिल रहा है, सुबह में ग्लूकोज बढ़ा हुआ मिल रहा है। तो डॉक्टर अहमद उस पेशेंट को बोलेंगे कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, हम 3 से 4 बजे क्या देखेंगे, आपका ब्लड ग्लूकोज देखेंगे। अगर वो बढ़ा हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, इंसुलिन का डोज बढ़ाएंगे, यानी वो किस वजह से है, यानी वो ग्रोथ हार्मोन की वजह से है। और अगर वो कम हुआ हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इंसुलिन का डोज घटाएंगे। क्यों, ताकि वो जो री मैकेनिज्म था वो नहीं आएगा। तो ये जो बढ़ा हुआ पूरा सिनेरियो था, जिसमें ग्रोथ हार्मोन की वजह से हो रहा है और इंसुलिन हमें बढ़ानी पड़ रही है, इस सारे मैकेनिज्म को हम बोलते हैं डॉन फिनोमेना। और ये जो कम था और जिसमें हमें इंसुलिन के डोज को कम करना पड़ रहा था, इसको हम क्या बोल रहे हैं, आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, सोमोगाई इफेक्ट बोल रहे होते हैं। ठीक है भाई, ये आपके कहाँ पे लिखा हुआ है, इरफान मसूद में मेंशन्ड है। ठीक है, तो अब हम मूव ऑन करते हैं, हमने इंसुलिन को डिस्कस कर लिया है। अब हम होपफुली मूव ऑन करते हैं कहाँ पे, एंटी डायबिटिक थेरेपी की तरफ। बट बिफोर मूविंग ऑन टू दैट टॉपिक, एक और चीज मुझे एज अ हाउस ऑफिसर बड़ी तंग करती थी, वो क्या, इंसुलिन स्लाइडिंग स्केल। जो भी डॉक्टर देख रहे होंगे, हाउस ऑफिसर देख रहे होंगे, उनको बहुत आसान लगता होगा, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट्स को ये बात बड़ी अजीब लगती है। क्या बोलते हैं कि जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में होते हैं ना, हम उनकी ब्लड ग्लूकोज या इंसुलिन लेवल कैसे दे रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, जो भी पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए आता है ना, आईसीयू में हो, एचडीयू में हो, अगर वो डायबिटिक होता है तो हम क्या कर लेते हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट स्ट्रिक्टली, इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम उनको क्या रख लेते हैं, उनको हम रखते हैं इंसुलिन पे, और हम उनकी दूसरी मेडिकेशंस बंद कर लेते हैं, या जो वो इंसुलिन दे रहे हैं हम उसको बंद कर देते हैं। और हम क्या कर रहे होते हैं, पेशेंट की 4 आवरली ग्लूकोज मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। अब जो हम इंसुलिन दे रहे होते हैं ना, वो किस फ्यूल पे दे रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं, एक वर्ड यूज होता है, इंसुलिन स्लाइडिंग स्केल। ये आपने सुना होगा, स्लाइडिंग स्केल ऑफ द इंसुलिन। अब ये क्या चीज है, एंडो में जरूर पढ़ेंगे, मेडिसिन के अंदर। इंसुलिन स्लाइडिंग स्केल क्या होती है भाई, ये एक चार्ट है सिंपल सा। आप क्या करते हो, पेशेंट की ब्लड ग्लूकोज लेते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं चार्ट का रूल बताता हूँ। नॉर्मली पता है क्या होती है, इंसुलिन दी जाती है 0.5 to 1 यूनिट पर केजी, उसको छोड़ दो। ये चार्ट आप देखोगे, ये चार्ट क्या कहता है कि जब पेशेंट की 150 से
अबव ग्लूकोज होगी तो आप इंसुलिन थेरेपी स्टार्ट करोगे। और कितनी करोगे? हर 50 पे आप क्या दे रहे हो पेशेंट को? 2 यूनिट इंसुलिन दे रहे हो। मतलब 200 है तो कितनी दोगे? 2 यूनिट। 150 से स्टार्ट कर रहे हो ना, 150 तक नहीं दोगे। आफ्टर दी 150 आप हर 50 पे क्या करोगे? एडिशनल 50 पे 2 यूनिट इंसुलिन। तो 150 है तो क्या करोगे? कुछ नहीं। 200 तक है तो आप क्या करोगे? 2 यूनिट। 250 पे क्या करोगे? 4। 300 पे क्या करोगे? 6 यूनिट। बस सिंपल। 2 यूनिट पर 50 mg पर डेसीलीटर इंक्रीज इन ग्लूकोज लेवल्स। सिर्फ 2 यूनिट, जी बिल्कुल। ठीक है। ये क्या होती है? दिस इज इंसुलिन स्लाइडिंग स्केल। जो नॉर्मल डोज होता है, मैं बोला आपके पास जो ओपीडी में पेशेंट आ रहा होता है 0.5 to 1 यूनिट पर केजी दे रहे होते हैं, लेकिन वो जाहिर सी बात है प्रिपरेशन भी उस इंसुलिन की अलग होती है, आप दूसरे कंपोनेंट भी देख रहे हो। मैंने एक नॉर्मल सी वो बात बताई थी। ठीक है, तो दिस वाज व्हाट इंसुलिन स्केल, जो कि बहुत तंग करती थी मुझे, तो मैंने सोचा आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूं। किसी की 300 जो है वो एमजी पर डेसीलीटर इंसुलिन आ रही है, आप ग्लूकोज आ रहा है, कितनी दोगे? कितने यूनिट इंसुलिन? 6। शाबाश। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब आप लोग इंसुलिन वाले पेज को रीड दे दें तो आज का हम आखिरी टॉपिक करेंगे, विच इज अबाउट हमारी एंटी डायबिटिक्स। वंस अगेन दैट टॉपिक इज वेरी वेरी हाई, तो आपने कंटिन्यू रहना है और बोर नहीं होना। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर लूं। ठीक है, तो हमारे पास एक टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट आया है, a 50-year-old obese individual who is known case of type 2 diabetes and currently on anti-diabetic therapy, drugs ले रहा है वो anti-diabetic. He is presenting with what? Numbness and tingling of the, जो उसकी राइट आर्म है। और हमने जब उसका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया है तो हमें क्या मिल रहा है? उसकी वाइब्रेशन सेंस और पोजीशन सेंस बोथ आर्म्स का, बल्कि उसका नहीं आ रहा। इसके अलावा उसको क्या इशू हो रहा है? उसको ये इशू हो रहा है कि उसको बहुत डिस्निया हो जाती है थोड़ा थोड़ा चलने फिरने में। और हमने जब उसकी रोमबर्ग साइन की है, लाइक उसको खड़ा किया, उसकी आंखें बंद करके ऐसे हमने उसको खड़ा किया है, तो वो गिरने लग रहा है, यानी रोमबर्ग साइन पॉजिटिव है इसके अंदर। और वेन बी लाइक उसकी हमने क्या की? हमने उसकी की क्या? सीबीसी। तो हमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मिल रही है। तो मुझे ये बताएं, आपका ये सवाल है इस लेक्चर के लिए, इस टॉपिक के लिए बल्कि, कि ये पेशेंट कौन सी एंटी डायबिटिक दवाई ले रहा है और वो दवाई क्या करा रही है इस पेशेंट के अंदर। पहला सवाल ये। अभी रुक जाएं, अभी नहीं पढ़ना होता। दूसरा सवाल इस सेशन में से मेरा आप लोगों से ये है कि एक 45-year-old फीमेल है, हमारे पास आ रही हैं विद द कंप्लेन ऑफ बर्निंग मिक्चुरेशन, अर्जेंसी, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, और क्या? कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस, हाई ग्रेड फीवर एंड चिल्स। और हमने उसको क्या डायग्नोज किया है? पाइलोनेफ्राइटिस किया है। शाबाश डॉक्टर सवेरा। हमने क्या किया है? पाइलोनेफ्राइटिस उसको डायग्नोज किया है। और वो हिस्ट्री दे रही है कि उसने जो है वो रिसेंटली, तकरीबन 1 महीना पहले, डॉक्टर ने उनको क्या किया है? उनकी जो डायबिटिक दवाई थी वो चेंज की है। तो आप लोगों ने बताना है मुझे बाद में कि वो कौन सी एंटी डायबिटिक ड्रग थी। ठीक है, कौन सी चेंज हुई हुई थी। और तीसरा हमारे पास एक और केस है जो कि हमारे पास किस तरह से आया है, चले वो भी हम देख लेते हैं। हाँ, एक केस हमारे पास आया है। पेशेंट जो है वो डायबिटिक पेशेंट है। किसके साथ आया है? अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के सिम्टम्स लेके, यानी इपीगैस्ट्रिक पेन रेडिएटिंग टू द बेक, और थोड़ी बहुत क्या है, उसको वॉमिटिंग नोजिया है, और अलोंग विद दैट उसका अमाइलेज लाइपेज बढ़ा हुआ है। और ही इज ऑन एंटी डायबिटिक थेरेपी। और वो क्या, उसके बहुत से क्या रिसेंटली उसकी क्या चेंज हुई है वो दवाइयाँ। ठीक है, और न्यू एक एंटी डायबिटिक पे था, और वो कौन सी डायबिटिक है। तो मैंने 3 सवाल आप लोगों से पूछे हैं, थोड़े थोड़े याद हुए होंगे, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू वुड लाइक बी आंसरिंग इन तीनों के जवाब।
ठीक है भाई, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। जो टाइप 2 डायबिटीज मलाइटिस के पेशेंट्स हैं, हम उनको इंसुलिन नहीं देते क्योंकि उनके यहाँ इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है। और व्हाट वी मोस्ट लाइकली पेशेंट्स को हम क्या कर रहे होते हैं, एंटी डायबिटिक थेरेपी पे रख रहे होते हैं, जो कि क्या कराती हैं, उनके चार ज्यादातर हमारी फर्स्ट एड में लिखे हुए हैं मूड ऑफ एक्शन। कुछ क्या कराती है, इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी और डिक्रीज ग्लूकोज सिंथेसिस, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकेंगी और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाएंगी। दूसरी क्लास क्या करा रही है, दूसरी क्लास ये करा रही है कि जब हम फूड लेंगे, खाना खाएंगे, तो उस फूड से रिलेटेड इंक्रीज इंसुलिन सीक्रेशन कराएगी और इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी वो इंप्रूव करती है। और तीसरी क्लास हमारे पास क्या कर रही होगी, तीसरी क्लास हमारी ये कर रही होती है कि वो जो हमने ग्लूकोज हमारी बॉडी में आ गया है, उसकी क्या, या तो उसकी एब्जॉर्प्शन कम कराएगी इंटेस्टाइन में, या एक्सक्रिएशन बढ़ाएगी कहाँ पे, रीनल सिस्टम में। आ रही है बातें समझ? हमने कितनी पढ़ी, तीन, बल्कि चार पढ़ ली ना। एक क्या करा रही है, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन नहीं करा रही, दूसरी ग्लूकोज की वो एक्सक्रिएशन बहुत ज्यादा करा रही है, एक इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा रही है और एक इंसुलिन खुद को बढ़ा। So we will start from the drugs which causes increased insulin sensitivity and decreased gluconeogenesis, which ultimately leads to what? Decreased blood glucose. And the first line therapy अगर हम टाइप 2 डायबिटिक्स के अंदर यूज करते हैं, तो इसी क्लास में से एक ड्रग हम यूज करते हैं जिसका नाम है मेटफॉर्मिन। एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मूड ऑफ एक्शन। वो क्या करा रही होती है, वो माइट्रोकोन्ड्रिया के अंदर एक एंजाइम को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस इनहिबिट हो जाती है। वो पेरिफेरल जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं, एडिपोज टिश्यू है, वहां पे जाके क्या करा रही होती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है ताकि ग्लूकोज का अपटेक ज्यादा हो। एंड दिस अल्टीमेटली लीड्स टू इट्स एंटी ग्लूकोजेनिक इफेक्ट्स। और हमारे पास पेशेंट को जो फर्स्ट लाइन दी जाती है वो मेटफॉर्मिन दी जाती है। ठीक है भाई, अब मेटफॉर्मिन के दो मसले हैं बहुत बड़े। अगर मेजरली इस्माइल हम बोले, तो मेटफॉर्मिन के दो बहुत इंपॉर्टेंट मसले हैं, समझ लें, थोड़ी सी दिल लगा के समझ लें, इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएंगे ये टॉपिक्स। मेटफॉर्मिन का सबसे बड़ा एक मसला ये है कि क्रोनिक जब हम थेरेपी कर रहे होते हैं पेशेंट्स के अंदर, तो मेटफॉर्मिन क्या कराती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कराती है। तो जो मेटफॉर्मिन पे आपके घर में भी अगर हो, तो आप उनको क्या बोलना है कि भाई आप क्या लो, जो मेथी कोबाल या हमारे पास जो नीरोबान की टेबलेट आती है, आपने B12 की रिप्लेसमेंट इन पेशेंट्स को कर रही होती है। तो जो मैंने पहला केस बताया था, वो क्या था, B12 डेफिशिएंसी विच अल्टीमेटली लीडिंग टू जो डोर्सल कॉलम है उसकी जो है वो क्या, डीजनरेशन, और वो वाइब्रेशन प्रोपियोसेप्शन उसकी कम थी, और क्या था, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आ रही थी उनके अंदर। ठीक है, मेटफॉर्मिन का एक और इशू है, ये क्या करा रही होती है, इंक्रीज लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन, एंड दिस कैन लीड टू व्हाट, लैक्टिक एसिडोसिस। और उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट्स के अंदर ये लैक्टिक एसिडोसिस का रिस्क बढ़ जाएगा। और इसकी वजह से हम किस में ख्याल रखते हैं, नॉर्मली तो हमारी बॉडी लैक्टिक एसिडोसिस को मैनेज कर रही होती है, बट लिवर फेलियर एंड स्पेशली रीनल फेलियर के अंदर लैक्टिक एसिडोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, इन पेशेंट्स में मेटफॉर्मिन को अवॉइड करते हैं, अगर ले रहे हैं तो स्टॉप कर दें। ठीक है भाई, आई होप कि मेटफॉर्मिन समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो दवाई है वो क्या है, पायोग्लैटाजोन है। और इसका मोड ऑफ एक्शन भी तकरीबन सेम है। ये क्या कर रही है, PPAR रिसेप्टर को क्या कर रही है, एक्टिवेट कर रही है, विच अगेन इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं, इसके साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक है। हाउ, ये क्या करा रही होती है, ये ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ाती है, ये एमआई का रिस्क बढ़ाती है, और ये हार्ट फेलियर का रिस्क बढ़ाती है। तो इतना पता हो इस सीरीज के अंदर। तो इस वजह से हम मेटफॉर्मिन ज्यादा यूज करते हैं ना। ठीक है, आई होप कि ये दो दवाइयां समझ में आ गई, जिसको हमने किस स्पेक्ट्रम में डिस्कस किया, आपस में बातें नहीं, हमने किस स्पेक्ट्रम में इनको डिस्कस किया, इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड इनहिबिटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस। और दूसरा इनका एक फायदा था, यहाँ से डॉक्टर सवेरा ने हमें बताया कि क्या, वो HDL को भी बढ़ा रही होती है, यानी हमारी लिपिड प्रोफाइल को बेहतर कर रही है।
ये दिस जो मेटफॉर्मिन और ये पायोग्लूटाथोन। ठीक है, तो हमने क्या सीखा यहाँ से कि ये क्या करा रही होती हैं, ये वेट लॉस भी करा रही होती है इस वजह से, तो इसकी वजह से ये फायदा भी आ रहा होता है हमारे पास मेटफॉर्मिन में। ठीक है, तो बहरहाल अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास ऑफ द ड्रग, जो कि क्या कराता है, इंक्रीज इंसुलिन सीक्रेशन। और इनका नाम मैं पहले भी फिजियोलॉजी में ले चुका हूं 2-3 बार। वो कौन सी? एक है हमारे पास वो ड्रग जो कि जा क्या करती थी, पेनक्रियाज के अंदर जाके जो पोटेशियम का पंप था उसको ब्लॉक कर देती थी, जिसकी वजह से कैल्शियम बढ़ जाता था और इंसुलिन की सिक्रेटरी वेसिकल्स रिलीज होती थी और बहुत ज्यादा इंसुलिन सिक्रेट होती थी। वो ड्रग कौन सी थी? वो सल्फोनाइल यूरियाज थी। ठीक है, वो क्या करा रही है? सिंपली इंक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन करा रही है। तो इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? पेशेंट के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है, तो हमें थोड़ा ख्याल करना होता है। ठीक है, दूसरी हमने एक दवाई पढ़ी थी, याद है? फिजियोलॉजी हम कर रहे थे, हमने सीखा था कि जब पेशेंट ओरल ग्लूकोज ले रहा है तो इंसुलिन ज्यादा सीक्रेट हो रही है, पेशेंट को हम आईवी डेक्सट्रोज दे रहे हैं तो इतनी नहीं हो रही है। उसका क्या रीजन था? तो भाई हमारे पास एक क्या होता है, एक स्पेशलाइज पेप्टाइड होता है जिसका नाम है GLP-1। ठीक है, वो क्या करा रहा होता है, वो हमारे जीआई से, इंटेस्टाइन से सीक्रेट हो रहा होता है, और वो क्या कराता है, जब जब हम खाना खाते हैं तब तब वो क्या कराता है, इंसुलिन की सीक्रेशन कराता है। तो हमने क्या बना लिए, उनके एगोनिस्ट या एनालॉग बना लिए। तो दूसरी हमारे पास ये क्लास है। और पता है GIP या GLP को कौन तोड़ता है? उनको तोड़ता है एक स्पेशलाइज एंजाइम जिसको हम बोलते हैं DPP4। तो हमने दो दवाइयां बनाई है, एक तो उनको एगनिस्ट करेंगी, या फिर दूसरी दवाइयां जो जीएलपी को तोड़ता था, जीआईपी को तोड़ता था, कौन सा एंजाइम, डीपीपी, उसके इनहिबिटर हमने ला दिए। तो अल्टीमेटली हमें क्या बढ़ा हुआ मिल रहा है? हमें बढ़ा हुआ मिल रहा है जीएलपी। और वो क्या करेगा? इंक्रीज फूड रिलेटेड क्या कराएगा? इंसुलिन रिलीज। एक और भी फायदा होता है इनका, ये पता है क्या करते हैं? डिक्रीज गैस्ट्रिक इम्पिटिंग। समझ रहे हो कि स्टमक से खाना स्लो स्लो नीचे जाएगा। तो इसका फायदा क्या होगा भाई? सटाइटी हो जाएगी पेशेंट को, जल्दी भूख कम लगेगी, भूख कम लगेगी तो क्या होगा? वेट लॉस होगा। ठीक है भाई, और इनका जो है वो वंस अगेन साइड इफेक्ट क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया है। और दूसरा इनका साइड इफेक्ट क्या है? इनका दूसरा साइड इफेक्ट ये था कि ये क्या करा रहे होते हैं, ये जो हमने GLP-1 एगोनिस्ट बताए थे, वो जो मैंने एक पेनक्रियाटाइटिस का केस बताया था, वो ये कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, हमने ये दो क्लासेस एक साथ डिस्कस कर लिए। एक कौन सा? सल्फोनाइल यूरिया का। वो क्या कर रहा था? पेनक्रियाज में से कर रहा था डायरेक्टली, उसके साइड इफेक्ट थोड़े से अलग हैं। और दूसरा हमने क्लास क्या पढ़ लिया कि खाने के साथ वो क्या कर रहा है, वो अलग क्लास थी जो कि GLP एगोनिस्ट या DPP4 इनहिबिटर्स थे। आप लोग बुक पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास आखिरी क्लास इन दवाइयों के अंदर आता है। आई नो दिस कैन बी बोरिंग, बट बिलीव मी, आप गौर से सुन लो, जब आप पढ़ोगे तो आपको चीजें बहुत आसान लगेंगी। अब हमारे पास आखिरी क्लास है इन ड्रग्स के अंदर, जो कि क्या करा रही होती हैं, या तो इंटेस्टाइन से ही क्या करा रही होती हैं, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देती, या फिर ये क्या करा रही होती है, जो रीनल में यूरिनरी क्या है, ग्लूकोज की एक्सक्रिएशन को बढ़ा रही होती है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? SGLT, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर पे जो एक्ट करने वाली दवाइयां हैं उनको पढ़ेंगे। और वो क्या कर रही होती है? उसको ब्लॉक कर रही होती है। अच्छा, इसको हम सुकून से समझते हैं। देखो, हमारा जो रीनल ट्यूब्यूल्स है ना, उनके अंदर एक क्या होता है, एक ट्रांसपोर्टर होता है जो कि क्या है, सोडियम और ग्लूकोज को क्या करता है, रीनल ट्यूब्यूल में से कहाँ लाता है? ब्लड के अंदर, यानी रीएब्जॉर्ब कराता है ग्लूकोज को और सोडियम को। हम क्या करते हैं? ये दवाई देते हैं, इस जाके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, इस चैनल को ब्लॉक करती है। तो अब क्या होगा? ग्लूकोज एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, और बहुत ज्यादा कहाँ जाएगा? ग्लूकोज यूरिन में जाएगा। तो अल्टीमेटली पेशेंट विल डेवलप ग्लाइकोज यूरिया, और उसकी वजह से क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज कम होगा। समझ में आ गया इसका मोड ऑफ एक्शन? लेकिन दिस कम्स विथ अ प्राइस।
वो क्या कि यूटीआई में जो हमारा यूरिनरी ट्रैक है उसमें अगर ग्लूकोज ज्यादा होगा तो दिस विल पुट द पेशेंट ऑन इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग सिवियर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। और यही केस था जो हमने शायद तीसरा हमने डिस्कस किया था, पाइलोनेफ्राइटिस वाला, बल्कि दूसरा था ये। ठीक है भाई, समझ आ रही है, चीजें कनेक्ट हो रही हैं। और जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं करने दे रही, उसमें जो एग्जांपल है वो सिंपली उनका मूड ऑफ एक्शन है कि इंटेस्टाइन से ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन नहीं कराती है। तो उसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, जीआई वाली ड्रग से तो क्या कराती है, नोजिया, ब्लोटिंग वगैरह। ठीक है, दूसरा क्लास में बता रहा हूँ। और उनमें एग्जांपल क्या था, अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर। वो क्या करा रहा होता है बेसिकली, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है उनको तोड़ रहा होता है सिंपल शुगर्स में ताकि वो एब्जॉर्प्शन हो। हम उनको ही रोक रहे हैं तो ग्लूकोज टूटेगा ही नहीं, तो एब्जॉर्ब कैसे होगा। लेकिन इट कम्स विद लाइक साइड इफेक्ट ऑफ व्हाट, ब्लोटिंग और ये सब चीजें। तो दिस वाज ऑल अबाउट एंटी डायबिटिक ड्रग्स। मैंने सबके नाम नहीं लिए हैं, मैंने सारे साइड इफेक्ट नहीं बताए हैं। द रीजन बिहाइंड दैट इज ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जरूर याद हो इस सब के अंदर। और अब आप लोग रीड दे दें तो हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। दिस इज पेज नंबर 359 ऑन 2025 एडिशन ऑफ फर्स्ट एड। ठीक है, अब हम लोग इस पेज को रीड दे रहे हैं। आई होप के सबको समझ आ गया होगा। एक चीज मैंने नहीं बताई थी, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है डायसल्फिराम लाइक रिएक्शन। आप ये बहुत ज्यादा जगहों पे पढ़ते हो, तो आज हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है डायसल्फिराम लाइक रिएक्शन। देखो, जो अल्कोहलिक्स होते हैं ना, क्रोनिक अल्कोहलिक्स, उनको एक थेरेपी देते हैं। होता क्या है कि इथानॉल या जो भी अल्कोहल के बाय प्रोडक्ट है वो टूटते हैं, एसिटल एल्डिहाइड बनाते हैं, और एसिटल एल्डिहाइड देन कन्वर्ट होता है दूसरे प्रोडक्ट्स में, और एक नॉर्मल फिजियोलॉजी चल रही होती है जब भी एक पेशेंट अल्कोहल ले रहा होता है। ठीक है, लेकिन उन पेशेंट्स में हम क्या करते हैं, बार बार जो क्रोनिक होते हैं उनको हम रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीजें देते हैं जो कि उन एंजाइम को इनहिबिट कर लेंगी, और अल्कोहल के जो बीच पे वाले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बने थे ना, वो अक्यूमुलेट होंगे बॉडी में। ठीक है, इतना समझ आ गया, बिल्कुल ही अलग है, हटके है। ठीक है, तो होगा क्या, अच्छा रिपीट करना है मुझे। देखें, क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं, उनका क्या मसला होता है कि वो देखे नॉट लाइक सीज दी अल्कोहल इनटेक। तो उनकी थेरेपी में हम क्या करते हैं, या तो रिसेप्टर ब्लॉकर देते हैं कि अल्कोहल के असर ही ना आए, या फिर हम क्या करते हैं, अल्कोहल क्या डायरेक्टली वो अफेक्ट नहीं दे रही होती, वो तीन चार प्रोडक्ट बना रही होती है बीच में। ठीक है, उसमें से एक प्रोडक्ट क्या है हमारे पास है एसिटाइल एल्डिहाइड। ठीक है, और वो एसिटाइल एल्डिहाइड आखिर में चल के एसीटेट में कन्वर्ट होता है, एक बीच वाला क्या, एसिटाइल एल्डिहाइड। हम क्या करते हैं, जब एसिटाइल एल्डिहाइड कन्वर्ट हो रहा है एसीटेट में, उस एंजाइम का जो वो कर रहा था उसको हम रोक देते हैं, ताकि क्या, बॉडी में क्या हो, एसिटाइल एल्डिहाइड इंक्रीज हो। अब जब जब ये पेशेंट अल्कोहल लेगा तब तब क्या होगा, एसिटाइल एल्डिहाइड इंक्रीज होगा। तो उस पेशेंट के अंदर कुछ सिम्टम्स आते हैं जिसमें क्या है, फ्लशिंग है, डिजीनेस है, डायाफोरेसिस है, नोजिया है। उसको हम क्या बोलते हैं, डायसल्फिराम रिएक्शन। ठीक है, और कोई भी दवाई लेने की वजह से, ये मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन कोई भी दवाई लेने की वजह से इस तरह के सिम्टम आए, डिजीनेस हो रही है, बेचैनी हो रही है, हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, नौदिया हो रहा है, फ्लशिंग हो रही है, पसीने बह रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायसल्फिराम लाइक रिएक्शंस। और एक हमने यहाँ पे पढ़ा है, दूसरा पता है, ये जो फ्लैजिल मेट्रोनिडाजोल है, इसके साथ ये हो रहा होता है। ग्राइसोफ्लूविन एंटी फंगल है, इनके साथ ये हो रहा होता है। ठीक है, तो ये सारी दवाइयां हैं जिसमें ये हमें क्या मिल रहा होता है, डायसल्फिराम लाइक रिएक्शन। तो आई थॉट कि मुझे बहुत ये तंग करता था, तो हमने ये डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब हम मूव कर रहे हैं कुछ एंडो की फार्माकोलॉजी जो हमने छोड़ दी थी, पेज नंबर 360, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ड्रग। और 361 पे दो ही ड्रग्स लिखी हुई हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं, बहुत आसान है। वी हैव लाइक ऑलरेडी डिस्कस, जिनको फिजियो अगर इन्होंने पढ़ी हो, बट आई थॉट कि इनको रिपीट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आप अभी गौर से सुन लें, फिर अपना बुक ले देख लीजिएगा। बुक खोलने का हक पढ़ाने के दौरान सिर्फ मुझे होता है। ठीक है, तो भाई देखें,
हमारे पास सबसे पहले क्या आती है, आपके पास लिखी हुई है एडीएच, हमारे पास है एडीएच एंटागोनिस्ट। हम कब देते थे? इस एडीएच में, जहाँ पे एडीएच बहुत ज्यादा होता था, पेशेंट के अंदर पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता था, तो पेशेंट हाइपोनेट्रीमिया के साथ आता था, तो उनको ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देंगे? जाहिर सी बात है उस एडीएच को एंटागोनाइज करेंगे। तो पहले एक एंटीबायोटिक यूज होती थी जिसका नाम था डेमेक्लोसाइक्लिन। अब जो है वो उसके डायरेक्ट एंटागोनिस्ट आ गए हैं, जिनमें क्या है, कोनीवेप्टेन एंड टोलवेप्टेन है। आ गया समझ? अब जो है वो दूसरी हमारे पास दवाई है उन पेशेंट्स में जिनके अंदर क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस है। यानी उसका क्या मतलब था? यानी हमारे पास क्या है, एंटी डायबिटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी है। तो हम क्या देंगे? जाहिर सी बात है हम एक एनालॉग देंगे, और वो उस एनालॉग का क्या नाम है? डेस्मोप्रेसिन। शाबाश। डेस्मोप्रेसिन सिर्फ इसके ट्रीटमेंट में नहीं यूज होता, कहीं और भी यूज होता है, हीम में, हेमाटोलॉजी में, कोगुलेशन डिसऑर्डर्स में, वॉन विल्ब्रेंड डिजीज में, और कहाँ पे? हीमोफीलिया में। क्यों? क्योंकि दिस कॉजेज द रिलीज ऑफ व्हाट? फैक्टर 8। सही है, ये बात आपने याद रखनी है डेस्मोप्रेसिन के यूज में। ठीक है, और एक और जगह पे भी होता है, कोई बताएगा? बच्चों में जिनमें एन्यूरिसिस हो रही होती है, यानी नाइट टाइम जो यूरिनेशन हो रही होती है, अगर वो प्राइमरली, जो पहले एक क्या होता था, अलार्म, बेड वेटिंग अलार्म होता है, सेकंड पे क्या होती है, इमीप्रामाइन होती है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली हम किससे ट्रीट कर रहे होते हैं? डेस्मोप्रेसिन से कर रहे होते हैं। ठीक है, ये दूसरे यूजेस थे किसके? डेस्मोप्रेसिन के। एक और भी यूज था डेस्मोप्रेसिन का, आप लोग बताओगे? हाँ, आईसीयू पेशेंट्स में याद है यूज होती थी एज अ वेजोप्रेसर के तौर पे। याद आया? ये भी मैंने ड्यूरिंग फिजियोलॉजी के लेक्चर हम इन चीजों को बहुत डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के अंदर। ठीक है, अल्टीमेटली हमारे पास क्या है? दूसरा ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन हम कब देंगे? जब शॉर्ट स्टेचर होगा, जब ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी होगी, और एक ट्रायसोमी थी जिसके अंदर शॉर्ट स्टेचर होता है, और उसके अंदर हम ग्रोथ हार्मोन यूज करते थे, उसका क्या नाम है? सॉरी, मोनोसोमी थी, आई एम सॉरी। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम के अंदर जो शॉर्ट स्टेचर होता है उसके लिए यूज होती है। ठीक है, एक और हमारे पास दवाई है जिसका नाम है सोमेटोस्टेटिन, और वो क्या था? ज्यादातर एक इनहिबिटरी हार्मोन था, और याद है सारे न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स के ट्यूमर्स जो थे, ग्लूकागोनोमा था, इंसुलिनोमा था, और क्या था, सोमेटोस्टेटिनोमा, इवन जो था गैस्ट्रिन सीक्रेटिंग ट्यूमर, गैस्ट्रिनोमा, सब जगह पे हम क्या यूज कर रहे थे? दिस ऑक्टीरियोटाइड, विच इज व्हाट? सोमेटोस्टेटिन एनालॉग। अब आखिर में हमारे पास एक और फार्माकोलॉजिकल ड्रग आती है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, और वो कहाँ पे यूज होती है? एक तो इंडक्शन ऑफ लेबर, और फिर दूसरा पोस्टमार्टम हेमरेज को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं दो दवाइयों पे, और इनका मोड ऑफ एक्शन थोड़ा सा अलग होता है। एक का नाम है स्वेलामर, और दूसरे का नाम है पेट्रियोमर, और पेट्रियोमर। सही है, ये दवाइयां कब यूज होती हैं? एक जिसका नाम सेवेलामर है, वो कब यूज होती है? जब पेशेंट के अंदर हाइपरफॉस्फेटीमिया होती है। हाइपरफॉस्फेटीमिया कब होगी? पीटीएच कम होगा जब, एक वो, दूसरा असल में तो कहीं और होती है, क्रोनिक किडनी डिजीज में हाइपरफॉस्फेटीमिया होती थी, याद नहीं है क्या? तो दिस सवेलामर इज यूज्ड इन हाइपरफॉस्फेटिनेमिया, और ये क्या कर रही होती है? जब हम इसको खा रहे होते हैं, तो बेसिकली इंटेस्टाइन में जो भी फॉस्फेट है ना, उससे बाइंड हो जाती है और उसको एब्जॉर्ब ही नहीं होने देती। सिंपल। सही, और वो पूरा फीसिस में एक्सक्रिएट हो जाता है। और दूसरा हमने क्या पढ़ी? पेट्रियोमर, और इनके क्लास में और दूसरी भी नाम है, वो किस में ट्रीट हो रही होती है? वो ट्रीट हो रही है फॉर द हाइपरकेलीमिया के ट्रीटमेंट में, और ये भी सेम इंटेस्टाइन में क्या करती हैं? पोटेशियम से बाइंड होके उसको एब्जॉर्प्शन को रोकती हैं और एक्सक्रिएट आउट करती है। सिंपल। आखिरी हमारी इस एंडो मॉड्यूल की टॉपिक या ड्रग बोल लें, विच इज सीना कैल्सिट। और पता है ये क्या करती है? ये पैराथायराइड हार्मोन के रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करती है, और उनकी क्या करती है? सेंसिटिविटी बढ़ाती है टुवर्ड्स कैल्शियम, ताकि पैराथायराइड भाई थोड़े आप स्लो हो जाओ।
तो ये कहाँ पे यूज हो रही होगी? हाइपर पैराथायराइडिज्म के अंदर। ठीक है भाई। बेसिकली ये क्या कर रही है? सेंसिटाइज कर रही है पैराथायराइड रिसेप्टर्स को टुवर्ड्स दी व्हाट? कैल्शियम। तो क्या करेगी? अल्टीमेटली पीटीएच को कम करेगी। तो दिस इज यूज्ड इन व्हाट? दिस इज यूज्ड इन hyperparathyroidism. So this ends our endocrinology module. और इस पूरे जो मॉड्यूल है उसकी रिकॉर्डिंग्स भी यूट्यूब पे अवेलेबल होंगी। और दिस विल बी यूज फॉर जो भी फर्दर डेमो की क्लासेस होंगे या जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे। एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर टू बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब। सो कोई भी स्टूडेंट आगे इंटरेस्टेड है तो उनको लाइव क्लासेस ही लेनी पड़ेंगी। ठीक है, पहली बात ये हो गई। एंड दूसरी बात ये कि आप लोगों ने क्या करना है, इस पूरे को जहां भी आपने मिस किया है आपने पूरा इस लेक्चर को सुनना है। आई नो इन द स्टार्टिंग वी हैव लाइक लो वीडियो क्वालिटी एंड एवरीथिंग, बट वी हैव लाइक मैनेज्ड एंड इम्प्रूव्ड अ लॉट। आपको पहले दूसरे लेक्चर के बाद आपको बहुत अच्छी मिलेगी। और हमने टाइम को भी बहुत अच्छे से मैनेज किया है। लाइक वी, in spite of having new students during all this endo module, हमने फिर भी 7 लेक्चर्स के अंदर 7 डेज के अंदर इसको खत्म किया है। एंड वी होप सो कि हम 1.5 मंथ्स में ये कोर्स खत्म कर लेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी ये बात है कि आप इस पूरे लेक्चर को सुने, आप फर्स्ट एड में से पढ़ें। जिनको प्रोफ की बहुत ज्यादा फिक्र है ना, 4th ईयर फाइनल ईयर वालों को, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप मुझ पे यकीन ना करें। व्हाट यू शुड गाइस डू कि आप लोग जो है वो इरफान मसूद की पेथो और मेडिसिन को इस लेक्चर लेने के बाद पढ़ लें। तो आप लोगों को रियलाइज होगा कि हाउ मच थिंग्स हैव बीन इजियर फॉर यू आफ्टर टेकिंग दीज लेक्चर्स। इवन आप फार्मा जाके भले लिपिन कोर्स से पढ़ लें। ठीक है, पहली बात ये। और दूसरी ये बात है कि इवन आई हैव लाइक ऑलरेडी टीच जो फिजिकल स्टूडेंट्स हैं, वी आर ऑलरेडी डन विथ रिप्रो मॉड्यूल। तो जो जूम पे या बाद में मुझे फिजिकल क्लासेस में रिप्रो के लिए भी ज्वाइन करेंगे, जो कि मैं जाहिर सी बात है मुझे स्टूडेंट्स आए हैं, बाद में उनको मैं रिप्रो कराऊंगा। तो यू वुड गाइज रियलाइज कि ऑब्स गाइनी कितनी आसान हो जाती है आफ्टर डूइंग दिस रिप्रो मॉड्यूल फ्रॉम द फर्स्ट एड। सो एट द एंड दिस इज नॉट अबाउट मी कि आप मुझसे पढ़ रहे हो। आपको हो सकता है मेरा तरीका आप लोगों को समझ ना आया हो, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपने क्या करना है। फर्स्ट एड को आप 3rd ईयर में हो, आप 4th ईयर में हो या आप फाइनल ईयर में हो, ड्यूरिंग योर अंडर ग्रेजुएट लेवल, आपको हो सकता है मेरा लेक्चरिंग स्टाइल, मेरा टीचिंग स्टाइल आपको ना समझ आए। आपने जरूर ये बुक पूरी करनी है, आप कहीं से भी कर रहे हो। दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट, अगर मैं बोलूं जरूरी चीज है और जरूरी करने वाली चीज है, एक रिसोर्स है जो कि आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल पे करना है, जो कि ना सिर्फ आपको प्रोफ्स में हेल्प आउट करेगी, बट दिस विल बी हेल्पिंग यू आफ्टर द ग्रेजुएशन ड्यूरिंग ऑल द इंडक्शन टेस्ट। भले वो हाउस जॉब का हो, भले वो एफसीपीएस का हो, भले वो मेडिकल ऑफिसर के लिए टेस्ट हो, भले वो एफसीपीएस दे रहा हो, भले वो यूएसएमएलई या कोई भी इंटरनेशनल एग्जाम इंक्लूडिंग प्लेब या एमसी दे रहा हो। तो आई वुड हाईली रिकमेंड ऑल द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के प्लीज आप लोग एक बार फर्स्ट एड जरूर पढ़ें। और अदर रिसोर्सेज अगर मैं बताऊं कोई अच्छे हैं तो जिसमें बीएनडी आ जाता है, बहुत अच्छा रिसोर्स है, नो डाउट। और इसके अलावा मेरे ख्याल से आजकल कुछ स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, एक और दो भी रिसोर्सेज हैं। तो बहरहाल द अल्टीमेट गोल इज, आपको मेरा स्टाइल पसंद आया तो आप मुझसे करें, नहीं आया तो आप कहीं और से करें। ठीक है, तो दिस इज नॉट ऑल अबाउट कि आप मेरे यहाँ से भी पढ़ रहे हो। थैंक यू so much for supporting and for joining all these lectures. Allah Hafiz.